बच्चों, मेरा नाम है भारती जैन। मैं हूँ इतिहास व्याख्याता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का पहला पाठ, भारतीय इतिहास का पहला पाठ, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो बच्चों, हम इतिहास को पढ़ने से पहले उसका थोड़ा सा भूगोल का अध्ययन करेंगे कि हमारा भूगोल कैसा रहा है। तो देखो, भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है, हमेशा से कैसा रहा है? पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है और जिसमें कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम क्या है? भारतवर्ष है। बच्चों, उसका नाम क्या है? भारतवर्ष। और हम सभी भारतीय उसकी संतति अर्थात संतान हैं। अधिकांश, अगर हम जलवायु की दृष्टि से देखें तो इसका अधिकांश भाग कैसा है? उष्ण कटिबंधीय वातावरण में स्थित है। अब आगे चल के देखते हैं कि हम इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। क्या है इसके उत्तर में? हिमालय पर्वत, जिसमें बल्ख, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं, गढ़वाल, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। और अगर हम इसके पश्चिम में भी देखें तो हिंदू कुश पर्वत है, सफेद कोह पर्वत है, तुकेमान, किरथर आदि पर्वत श्रेणियां हैं, जो क्या है कि उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत हो जाती है और भारत को पश्चिम प्रदेशों से बिल्कुल पृथक कर देती है। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। बच्चों, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला है धार्मिक, दूसरा है धर्मेतर, तीसरा है वंशावलियां। धार्मिक साहित्य, जिनका लिखने का मूल उद्देश्य केवल धर्म था, जो धार्मिक दृष्टिकोण से ही लिखे गए थे, ऐसे कि ब्राह्मण धर्म यानी ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। धर्मेतर, धर्मेतर यानी धर्म से भिन्न, जो कि शुद्ध ऐतिहासिक हैं या शुद्ध साहित्यिक हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ आएंगे, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ आएंगे, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण। तीसरा क्या है? वंशावलियां। ये इतिहास के साहित्य के रूप में, स्रोत के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बच्चों पहला कौन सा करेंगे? ब्राह्मण साहित्य। हम कौन से सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। क्या है सबसे प्राचीन ग्रंथ? क्या है? वेद। और वेदों के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है? आर्य की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। बच्चों, हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। और वेदों के द्वारा हमें जो आर्य थे, प्राचीन भारत में जो आर्य थे, उन आर्यों की सभ्यता व संस्कृति के बारे में हमें बहुत अच्छी से जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है। वेद क्या है? ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार। और वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद कौन कौन से बच्चों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद को देखते हैं। ऋग्वेद कैसा है कि सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद कैसा है? इन चारों वेदों में भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसके अंदर है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इस वेद को छंदों में रचा गया है। किसमें? छंदों में रचा गया है। दूसरा वेद है यजुर्वेद, जो यज्ञों से संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है, वो कौन सा वेद है? वो यजुर्वेद से मिलती है। तीसरा है सामवेद। सामवेद की विषय सामग्री क्या है? आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। क्या है? आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। चौथा वेद है अथर्ववेद। इसका नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी रचना अथर्व नामक ऋषि ने की थी। और इसके विषय क्या क्या हैं? इसके विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, धर्म,
समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण आदि इसके विषय हैं। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले क्या हो गया, वेद। वेदों के बाद दूसरा क्या आता है, ब्राह्मण ग्रंथ। क्योंकि वेद बहुत ज़्यादा जटिल थे तो इसलिए आगे थोड़े ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वो क्या कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञ और कर्म कांडों पर जो साहित्य रचा गया वो क्या कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ। हाँ, इसके ये तो सारे किस में हैं, पद में। वेद किस में लिखे गए हैं, पद में। और जबकि ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, गद्य में। किस में लिखे गए हैं, गद्य में। अब तीसरा आते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है जंगल या वन, यानी ऐसे ग्रंथ जो वन में, ऋषियों के द्वारा वन में रचे गए, जिनकी रचना कहाँ पर की गई, ऋषियों के द्वारा वन में की गई। और इनका विषय क्या है, दार्शनिक विषय का, इनमें इनका विषय क्या है, दार्शनिक विषय, यानी इनमें दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। अब अगले आते हैं उपनिषद। उपनिषदों में क्या है, जो यहाँ के ये दार्शनिक विषयों की जो शुरुआत हो चुकी थी उसका आगे जो चरम सीमा मिलती है वो हमें उपनिषदों में मिलती है। इसमें क्या गूढ़ विषय हैं, नैतिक आचरण आदि नियमों की जानकारी मिलती है। गूढ़ विषय जैसे कि इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। तो ऐसी बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उपनिषदों से मिलती है। अगले आते हैं वेदांग। वैदिक साहित्य को ठीक से समझने के लिए इसकी रचना हुई, वेदांग साहित्य की रचना हुई। क्योंकि वेद जो ऊपर का वैदिक साहित्य था थोड़ा जटिल था, हालांकि वो धीरे धीरे उनकी जटिलता कम हो रही थी, लेकिन फिर भी बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उस वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई। और वेदांग के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। बच्चों, वेदांग के कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। अब हम आगे देखेंगे उपवेद, यानी प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या रहेगा, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या रहेगा, धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या रहेगा, गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का क्या रहेगा, शिल्पवेद। इनके चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि इन उपविषयों के क्या हैं, उपवेदों के विषय हैं। बच्चों, अब आती है स्मृति। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। स्मृति ग्रंथ यानी जिसमें पूरी सामाजिक, धार्मिक जो भी कर्म कांड है उन सबका इनमें वर्णन है। यानी वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें हमारे लिए 2 स्मृति बहुत ही उपयोगी हैं। एक तो है मनुस्मृति और दूसरी क्या है, याज्ञवल्क स्मृति, प्रमुख व प्राचीन हैं। अब है महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में बच्चों सभी जानते हो, ऐसे कि हमारे 2 महाकाव्य हैं, रामायण व महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने, और महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। इनसे क्या है, उस समय के भारतीय इतिहास की, जो भारतीय इतिहास को जानने के अथाह कोश हैं, यानी बहुत ही विशाल भंडार हैं। इनसे तत्कालीन समाज, धर्म, संस्कृति व राजनीति की व्यापक जानकारी मिलती है। उस समय जैसे कि हम देखते हैं कि कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ, और रामायण में देखें तो क्या है कि राम को वनवास हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। तो इस तरह की, और फिर इनके साथ साथ हमें सारी जानकारी भी मिलती हैं। अब अगला बिंदु है हमारा पुराण। पुराण क्या है, अगला बिंदु पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। हमारे कुल पुराणों की संख्या कितनी है, 18, जिनमें लेकिन कुछ ही पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण व मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण है जो सबसे प्राचीन पुराण है। अगर हम देखें तो सभी पुराणों में, 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य
पुराण है। पुराणों से क्या है कि भारतीय संस्कृति की बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलती है। इनके 5 विषय हैं, पुराण है उनके 5 विषय हैं। सर्ग है, प्रतिसर्ग है, मनवंतर है, वंश है और वंशानुचरित है। हम देखते हैं वंश और वंशानुचरित ये जो दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें राजाओं के वंशों के बारे में और राजाओं की वंशावली के बारे में पता चलता है। बच्चों ये तो हो गया क्या, पूरा की पूरा ब्राह्मण साहित्य। जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में हमने क्या पढ़ा, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, स्मृति, महाकाव्य, पुराण आदि के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बौद्ध साहित्य के बारे में, क्योंकि बौद्ध साहित्य से भी हमें उस टाइम की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थिति का पता चलता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की भी प्रमुख भूमिका रही है। अगर बौद्ध साहित्य में देखें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। क्या है सबसे प्राचीन ग्रंथ, क्या है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी पहला इसमें सुत्त पिटक, दूसरा इसमें विनय पिटक और तीसरा इसमें अभिधम्म पिटक। ये 3 है, इस कारण इनको क्या कहा गया है, त्रिपिटक। इनसे क्या जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के नियम आचरण कैसे थे, यानी इन बौद्ध धर्म के नियम आचरणों का संग्रह है। त्रिपिटकों का विषय क्या है, बौद्ध धर्म के नियम व आचरणों का संग्रह है। अगले हैं जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ क्या है, इसमें इसका विषय है कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संग्रहित है। भगवान बुद्ध जो हमने देखा है उनको क्या है, एक बुद्ध के रूप में देखा है भगवान इन लेकिन इससे भी पूर्व इनके कुछ जन्म हुए थे, तो उन पूर्व जन्म की कथाएं कि किसी जन्म में ये क्या थे, किसी जन्म में ये क्या थे, तो उनसे क्या उस समय के तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक पक्ष की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या कितनी है, जातक कथाओं की संख्या है 549 और इनकी भाषा कौन सी है, पाली। जातक कथाओं की भाषा कौन सी है, पाली। त्रिपिटकों की भी पाली है और पाली भाषा के अन्य ग्रंथ हैं मिलिंद पन्हो, दीपवंश व महावंश। बच्चों मिलिंद पन्हो से क्या है कि मिलिंद पन्हो का विषय क्या है, इसमें एक यूनानी आक्रमणकारी जो भारत पर आक्रमण करने आया था, उसका नाम था, शासक का नाम था मिनिंडर, और हमारे यहाँ के बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन। उन दोनों के मध्य जो वार्तालाप हुआ, दार्शनिक विषय को लेकर जो मध्य उनके वार्तालाप हुआ, उसका पुस्तक, उस मिलिंद पन्हो पुस्तक में उनका वर्णन है। अब है दीपवंश व महावंश। इन सब में सिंगल द्वीप के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये तो पाली भाषा में थे। पाली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है। अब देखो पहले ग्रंथ है महावस्तु। इसमें क्या जानकारी मिलती है कि यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है, कि गौतम बुद्ध का जीवन किस तरह का रहा है। ललित विस्तर में क्या बताया है कि गौतम बुद्ध को एक देवीय शक्ति के रूप में, उनको एक महामानव या मानव के रूप में नहीं बल्कि एक भगवान, एक देवीय शक्ति के रूप में प्रकट किया, निरूपित किया गया है। मंजूश्री मूल कल्प है एक ग्रंथ संस्कृत का, और अश्व घोष हुए हैं बौद्ध धर्म के बहुत बड़े, मतलब रचनाकार कह लो, बहुत बड़े नाटककार कह लो, अश्व घोष हुए। उन्होंने पुस्तक लिखी हैं 2, बुद्ध चरित्र व सौंदर्यानंद। उनसे भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, उनके बाद बुद्ध के बारे में बहुत अच्छी और सही जानकारी मिलती है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र व उनकी शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। दिव्यदान पुस्तक से सत्कर्म व वीरोचित कार्यों की जानकारी मिलती है। बच्चों अगला पाठ हम पढ़ेंगे, अगला पाठ से मतलब है कि आगे के, यानी जैन धर्म के बारे में और ऐतिहासिक सामग्री, वंशावली आदि के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और बच्चों अगर आपको यह मेरी पढ़ाई अच्छी लगी है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।